हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 5 का रिवीजन पार्ट 2, है ना। क्या देखेंगे? रिवीजन पार्ट 2। क्या हम लोग पढ़ रहे थे? जैव प्रक्रम। काहे का रिवीजन चल रहा था? जैव प्रक्रम का। कहाँ तक हो गया था? छोटी आंत तक, है ना। आज एक बार छोटी आंत को रिपीट कर लेते हैं, है ना। छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत क्या होता है? यह आहार नाल का, माने जिस नली से हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, है ना, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल का सबसे कौन लंबा भाग है? छोटी आंत। नाम छोटी आंत है लेकिन ये सबसे लंबा है। कितना लंबा है? 6 से 7 मीटर लंबा, है ना। और सबसे चौड़ा भाग कौन होता है? आमाशय, है ना। क्यों? क्योंकि वो चौड़ा है और ये लंबा है, लेकिन लंबा है लेकिन कम जगह में होता है, इसलिए कुंडलित आकार की होती है। किस तरीके की होती है? कुंडलित आकार की। क्या होता है इसमें? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, यानी CPF, सेंट्रल पुलिस फोर्स, है ना। माने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन हो जाता है। पूरा पूरा पाचन कहाँ हो जाता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन में 3 प्रकार के रस मिलते हैं। कितने प्रकार के रस मिलते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? पित्तरस, अग्नाशयी रस, आंत रस। पित्तरस, अग्नाशयी रस, आंत रस। पित्तरस कहाँ से आएगा? लीवर से। लीवर यानी यकृत से, है ना। यकृत से आएगा पित्तरस। पित्तरस इकट्ठा कहाँ होगा? पित्ताशय में। तो पित्ताशय से रस आएगा पित्तरस, और पित्तरस की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। कैसी होती है? क्षारीय। और अग्नाशयी रस से आएगा, अग्नाशयी रस आएगा पैंक्रियाटिक जूस। और आंत का रस जो होता है वो होगा। तो तीनों मिल करके तीनों को पचा देंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट यानी कि वसा, इसको पचा देंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे पित्तरस। क्या पढ़ेंगे? पित्तरस को इंग्लिश में कहते हैं बाइल जूस। क्या कहते हैं? बाइल जूस। पित्तरस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। बाइल जूस हैज नो एंजाइम। बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है, ठीक। पित्तरस कहाँ बनता है? यकृत में। कहाँ बनता है? यकृत में। यकृत माने लीवर, है ना। सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर ही है ना, यकृत है, ठीक। यकृत, ये उसी को लीवर, उसी को कलेजी बोलते हैं। क्यों? कहाँ ये स्थित होती है? ये दाईं ओर होती है। कहाँ होती है? दाईं ओर डायफ्राम के नीचे स्थित होती है। दाईं ओर डायफ्राम के नीचे स्थित होती है। इसका वजन लगभग कितना होता है? 1.5 किलोग्राम। या किस कलर की होती है? लाल भूरे रंग की। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और लीवर में क्या काम होता है? लीवर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, यानी जितने हानिकारक पदार्थ हम लोग खाते हैं या हमारे शरीर में बनते हैं, उनका सबका क्या करता है? लीवर नष्ट कर देता है उनको, समझ गए। और पेशाब यानी मूत्र का निर्माण भी लीवर में ही होता है। लीवर क्या करता है? मूत्र का निर्माण। और किडनी क्या करती है? मूत्र को अलग करती है और ब्लड को यानी खून को अलग करती है। पित्तरस इकट्ठा कहाँ होता है? पित्ताशय में, गाल ब्लेडर में। पित्त वसा का पाचन करता है। पित्तरस किसका मतलब पाचन करता है? वसा का। वसा जानते हो? फैट, जैसे घी खाया, डालडा खाया, तेल यानी ऑयल से बनी हुई चीजें खाई, समझ गए। तो उनका सबका पाचन कौन करेगा? पित्तरस। जैसे अगर आपका लीवर सही नहीं है, अगर आपका लीवर सही नहीं है तो पित्तरस अच्छे से नहीं बन पाएगा और वो पित्ताशय में इकट्ठा होगा नहीं। जब बन नहीं पाएगा तो फिर जब आप वसा का मतलब वसा ज्यादा खा लोगे तो वसा का पाचन नहीं हो पाएगा। तभी डॉक्टर आपको सलाह देगा कि आप जो है मतलब तेल से बनी हुई चीजें, वसा से बनी हुई चीजें, डालडा वगैरह से बनी हुई चीजें कम खाइए, है ना। तो यदि आप ज्यादा खाएंगे तो उसका पाचन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि पित्तरस लीवर बना नहीं पा रहा आपका, इसीलिए उसका पाचन नहीं हो पाएगा। तो पित्तरस किसका पाचन करता है? वसा का। भूलना नहीं है, ठीक। फिर हम लोग पढ़ेंगे अग्नाशयी रस। कौन सा रस पढ़ेंगे? अग्नाशयी रस में कौन कौन से रस होते हैं? एक तो है ट्रिप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। पेट में जो हम लोग जठर रस पढ़ रहे थे उसमें पेप्सिन एंजाइम था। पेप्सिन भी प्रोटीन का पाचन कर रहा था। और अग्नाशय में ट्रिप्सिन है, ठीक। और ट्रिप्सिन भी किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। माने वहां पे जो प्रोटीन नहीं पच पाएगी वो प्रोटीन यहाँ पे पच जाएगी, ठीक। फिर और अग्नाशय में क्या होता है? अग्नाशयी लाइपेज। जैसे जठर रस में जठर लाइपेज था, वो भी वसा का पाचन करता था, है ना। वसा कोई मामूली चीज नहीं है, उसको पचाने के लिए देखो कहाँ कहाँ मेहनत करनी पड़ रही है। जठर लाइपेज वहां पे पाचन हो रहा था और वसा का पाचन। यकृत अलग पाचन कर रहा है ना। उसमें पित्तरस बन रहा है, वो भी वसा का पाचन कर रहा है। अग्नाशय में अग्नाशयी लाइपेज बन रहा है, वो भी वसा का पाचन कर रहा है।
और अग्नाशयी एमाइलेज बनता है। और अग्नाशय में क्या बनता है? अग्नाशयी एमाइलेज। और एमाइलेज कहाँ बना था? लार में। कहाँ बना था? लार में। लार में एमाइलेज बना था। उसका काम क्या था बताओ? स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदलना, स्टार्च को मंड में या शर्करा में बदलना था। यही काम मुंह में भी मतलब लार में भी हो रहा था। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे आंतरस। क्या पढ़ेंगे? छोटी आंत की भित्ति में, भित्ति मतलब दीवाल है ना, छोटी आंत की भित्ति में अनेक छोटी ग्रंथियां पाई जाती हैं जो आंत रस का श्रावण करती हैं। किसका श्रावण करती हैं? आंत रस का श्रावण करती है। यहाँ पर भोजन का पूर्ण पाचन होता है। अगर कोई आपसे पूछता है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है, तो वो है छोटी आंत। ठीक, अब भोजन पचने के बाद में फिर उसमें से जो खनिज पदार्थ बनेंगे, जो विटामिन, प्रोटीन, एनर्जी, उस सब का क्या होगा? अवशोषण होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण, ये लड़के क्यों बात कर रहा है? मूर्ख हो पूरे क्या? देख रहे हो पढ़ा रहा हूं फिर भी तुम बात कर रहे हो। देखो, अवशोषण कहाँ होगा? पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में ही संपन्न होगा। कहाँ संपन्न होगा? छोटी आंत में। मतलब जो पचा हुआ, मतलब देखो सबसे पहले वही भोजन कहाँ आया? आहार नाल में आया। उसके बाद में कहाँ गया? आपका जे आकार का अमाशय में गया, है ना। अमाशय के बाद में कहाँ गया? छोटी आंत में। यानी जब कहीं नहीं पचता है तो कहाँ लास्ट में आता है? छोटी आंत में। और छोटी आंत में जब भोजन पच जाता है फिर उसमें क्या होता है? अवशोषण होता है। छोटी आंत में ही विटामिन, खनिज, पोषक तत्व, है ना, और ऊर्जा, इस सब का क्या होता है? अवशोषण संपन्न होता है। उसमें से खींचा जाएगा ना इन सब चीजों को। फिर है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब होता है एसिमिलेशन, यानी कि मिलावन, मिलाना। जैसे उसमें से आपने खनिज, पोषक तत्व, एनर्जी, विटामिन, सारी न्यूट्रिएंट्स निकाल लिया, पोषण मतलब पोषण तत्व, और उनको निकाल करके किसमें मिलाओगे? ब्लड में। क्योंकि ब्लड ही तो है जो सभी जगह जाता है, ब्लड ही तो सब जगह जाता है, ब्लड ही तो पहुंचाएगा ऑक्सीजन की मदद से। तो रक्त में पहुंचे भोजन का पाचन के अंतिम उत्पादों का शरीर की प्रत्येक कोशिका में उपयोग होता है और उसे हम लोग स्वांगीकरण कहते हैं। तो स्वांगीकरण का मतलब समझ गए क्या होता है? भाई जो भी चीजें हैं उनको खींच करके रक्त में मिलाना है और रक्त पहुंचाएगा कोशिका में, और फिर कोशिका में वहां पे एनर्जी यानी ऊर्जा बनेगी। ठीक, तो ये सारी चीजें कहलाती है स्वांगीकरण। अब हम लोग छोटी आंत के बाद में भोजन कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में। कहाँ जाएगा? बड़ी आंत लंबी नहीं होती, बड़ी आंत होती है चौड़ी, इसलिए उसको बड़ी कहा जाता है। समझ गए? बड़ी आंत के भी कितने भाग होते हैं? 3। छोटी आंत में भी कितने भाग होते हैं? 3, है ना। छोटी आंत में भी 3 भाग होते हैं, डिओडेनम, जजुनम, इलियम। डिओडेनम, जजुनम और इलियम, है ना। इसी प्रकार बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम, कोलम, रेक्टम। कोलम जो है सबसे बड़ा भाग होता है, और रेक्टम उसको हम लोग मलाशय हिंदी में कहते हैं, लास्ट में जहाँ पे मल यानी गंदगी वहां पे इकट्ठा होती है। और बड़ी आंत में भी अवशोषण होता है, लेकिन बड़ी आंत में केवल एक चीज का अवशोषण होता है और वो होता है जल। क्या होता है? छोटी आंत में किसका अवशोषण होगा? पोषक पदार्थों का, है ना, विटामिन, खनिज और भी चीजों का। लेकिन बड़ी आंत में किसका होगा? केवल और केवल वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, यानी जल का अवशोषण होगा। ठीक, फिर इसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे? श्वसन। अवशोषण कर लिया, कोशिका में पहुंचा दिया, अब कोशिका में ग्लूकोज पहुंच गया, अब उस ग्लूकोज का कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? श्वसन होगा, श्वसन से ऊर्जा बनेगी। श्वसन पढ़ेंगे। इसमें जीव कोशिकाओं के भीतर ग्लूकोज के विखंडन, ग्लूकोज के विखंडन माने जो भोजन पचता है तो एक ही चीज बनती है, क्या बनती है? ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज। और वो ग्लूकोज ब्लड की मदद से कहाँ पहुंचा दिया जाता है? शरीर की प्रत्येक कोशिका तक। और फिर उस कोशिका का काम होता है ऊर्जा बनाना, और फिर ब्लड काम करता है ऑक्सीजन को पुनः, पहले तो ग्लूकोज पहुंचाया, ऑक्सीजन को भी साथ ले जाएगा, तभी तो वहां पे ऊर्जा बन पाएगी। ठीक, इसमें जीव कोशिकाओं के भीतर मतलब जीवित कोशिकाओं के भीतर ग्लूकोज के विखंडन, यानी ग्लूकोज फिर टूटेगा। किस कैसे टूटेगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और फिर बनेगी ऊर्जा। क्या बनेगी? और ऊर्जा के बनेंगे सिक्के, एटीपी के, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, और ये प्रक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया। क्योंकि प्रश्न एक पूछा जाएगा कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया कहते हैं क्यों? तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो उससे भोजन का पाचन होता है श्वसन के दौरान, तो उसमें से एनर्जी निकलती है, साथ में ऊष्मा भी निकलती है। तो जब ऊष्मा निकलती है तो शरीर का टेम्परेचर थोड़ा सा हल्का सा बढ़ जाता है। समझ गए? और इसीलिए हम लोग उसको ऊष्माक्षेपी क्रिया कहते हैं। क्योंकि ऊष्माक्षेपी क्रिया में क्या पढ़ा था? यही पढ़ा था ना कि वह क्रिया जिसके दौरान
ऊर्जा या उष्मा निकलती है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। समझ गए? और इसकी रिएक्शन जरूर याद रखना, C6H12O6 प्लस 6CO2 मतलब 6O2 एरो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP के अणु। और यह क्रिया कोशिका के माइटोकांड्रिया में संपन्न होती है। कहाँ संपन्न होती है? माइटोकांड्रिया में। ठीक, और माइटोकांड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। बताओ श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? कल भी पढ़े थे, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन पढ़े थे, और उसमें यही तो था, मतलब वायु की उपस्थिति में होता है वायवीय श्वसन और वायु की उपस्थिति में होता है अवायवीय श्वसन। सेम उसी प्रकार ये भी है, आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन। आक्सीय श्वसन वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो वही बात है, सेम टू सेम। ठीक, फिर हमने क्या पढ़ाया था? क्रैम्प। क्या पढ़ाया था? क्रैम्प माने ऐंठन। पेशियों में ऐंठन क्या है? जब हम तेजी से दौड़ते हैं या कोई हार्ड वर्क करते हैं या जिम वगैरह करते हैं, है ना, व्यायाम करते हैं, तब हमारी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की मतलब ऑक्सीजन की बड़ी मात्रा की आवश्यकता पड़ती है ना, लेकिन इतनी ऑक्सीजन उन कोशिकाओं को मिल नहीं पाती है। जब नहीं मिल पाती, जिससे कोशिकाओं में क्यों मतलब कोशिकाओं में श्वसन तो होगा, क्योंकि भाई जिसे आप व्यायाम कर रहे हैं लगातार, तो आपको ऊर्जा की तो जरूरत पड़ेगी ही, नहीं पड़ेगी? ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, लेकिन सांस लोगे एक हिसाब भर लोगे सांस, है ना, तो उतनी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी वहां। लेकिन श्वसन तब भी होगा जब आप लगातार मांग कर रहे हो ऑक्सीजन की, तो फिर बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा? श्वसन हो जाएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे अनाक्सीय श्वसन। और अनाक्सीय श्वसन होगा तो क्या बनेगा? ऊर्जा उतनी नहीं बन पाएगी, लैक्टिक अम्ल बनेगा। लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है जिससे पेशियों में ऐंठन होती है, क्रैम्प होता है, शरीर पूरा दर्द करेगा आपका। और ये अनाक्सीय श्वसन दही खाने से भी हो जाएगा, क्योंकि दही में भी क्या होता है? लैक्टिक अम्ल। अगर आप दही मट्ठा ज्यादा खाते हैं तो भी आपके शरीर में पूरा आपको नींद खूब आएगी, शरीर पूरा दर्द करेगा। समझ गए? क्योंकि उसमें भी लैक्टिक अम्ल मौजूद होता है। तो या तो आप व्यायाम करते हैं, तेज दौड़ते हैं, तब भी ये चीजें होंगी, या फिर आप दही मट्ठा ये चीजें खाते हो तब भी। ठीक, ग्लूकोज। अच्छा, उसके बाद में क्या पढ़ना था? सांस लेना और श्वसन। देखो ये बहुत ही मतलब अच्छी चीज है, सांस लेना और श्वसन ये अलग अलग चीजें हैं। सांस लेना और श्वसन करना ये अलग अलग चीजें हैं। वैसे दिमाग में आता है अच्छा सांस लेना एक ही चीज होगी, श्वसन करना, लेकिन एक चीज नहीं। सांस लेना अलग है, श्वसन करना अलग है। श्वसन का मतलब होता है कि ग्लूकोज कोशिकाओं में माइटोकांड्रिया में टूट करके ऊर्जा दे रहा है, और सांस लेने का सिंपल मतलब है कि ऑक्सीजन को फेफड़ों तक ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना। तो अब हम लोग अंतर पढ़ेंगे सांस लेना और श्वसन में। सांस लेना में पहला पॉइंट है, यह एक भौतिक प्रक्रिया है। सांस लेना कैसी प्रक्रिया है? भौतिक। भाई केवल क्या किया आप? ऑक्सीजन ले गए, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया, सिंपल है, भौतिक प्रक्रिया हो गई। लेकिन श्वसन कैसी प्रक्रिया है? रासायनिक, क्योंकि वो अंदर जाएगी भाई, ऑक्सीजन किसमें घुलेगी? ब्लड में घुलेगी, और ब्लड क्या है? एक तरल पदार्थ है, तो वहां जाएगी तो वो केमिकल रिएक्शन होगी ना, उससे एनर्जी निकलेगी। बताओ, सांस लेने में तुमको ताकत की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, यानी सांस लेने में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर आपके हिम्मत नहीं तो आप सांस नहीं ले पाएंगे। सांस लेने के लिए भी क्या होना चाहिए? ऊर्जा होनी चाहिए, तभी तो सांस ले पाओगे, है? अगर आपके ऊर्जा नहीं होगी तो क्या आप सांस ले पाओगे? बताओ, अभी कोई तुम्हारा गला दाब दे तो क्या सांस ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। और जब श्वसन करते हो तो ऊर्जा का निर्माण होता है। तो देखा, अलग अलग है, श्वसन में ऊर्जा बनती है और सांस लेने में ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। बताओ, जब सांस लेते हो तो इसमें शरीर के अंग क्या करते हैं? मोशन करते हैं, गति करते हैं। भाई सांस लोगे तो फेफड़े फूलेंगे, है, और जब सांस छोड़ोगे तो अंदर जाएंगे। और लेकिन उसमें क्या होगा? श्वसन में क्या होगा? श्वसन हो, जैसे किसी कोशिका में श्वसन हो रहा, तो क्या कोशिका फूल रही है कि भाई ऊर्जा बन गई, यहाँ पे फूल गई, अब ऊर्जा खत्म हो गई, यहाँ पे बैठ गई, है ना? कुछ ऐसा होता है कि भाई गाल फूल गया, आंखें बाहर निकल आई, कान बड़ा हो गया, ऐसा कुछ हो रहा है? तो ऊर्जा तो बन रही है ना सब जगह। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई कि जब आप लोग ऊर्जा बन रही तो उसमें कुछ फूल रहा है, कुछ पचक रहा है, ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इसमें क्रिया कोशिका के अंदर होती है। ठीक, और सांस लेते हो हर समय, सांस लेते हो भाई, सांस हो 24 घंटे, सोते हो तब भी लेते हो, चलते हो दौड़ते हो तब भी लेते हो, बैठे हो तब भी लेते हो, आराम कर रहे हो तब भी लेते हो, यानी सांस की क्रिया हर समय होती है। लेकिन श्वसन हर समय नहीं होता, कुछ समय होगा। जैसे आप भोजन ग्रहण करोगे तो उसके 3-4 घंटे तक चलेगा, उसके बाद भोजन पच जाएगा, फिर श्वसन नहीं होगा। फिर जब ऊर्जा खत्म हो जाएगी उसके बाद जब फिर
भोजन ग्रहण करोगे जब फिर होगी क्रिया। तो श्वसन हर वक्त नहीं होगी, लेकिन सांस लेना हर वक्त होगा। फेफड़े क्या पढ़ेंगे हम लोग? फेफड़े यानी लंग्स पढ़ेंगे। या दो गुलाबी रंग के फेफड़े होते हैं। मनुष्य में श्वसन की दर कितनी होती है? 12 से 18 प्रति मिनट। माने 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेंगे? 12 से 18। सिंपल। अगर आप बीमार हैं या बुढ़े हैं या मतलब बच्चे हैं तो फिर अलग तरीके से लेंगे, उसका थोड़ा बहुत गड़बड़ जाएगा। रक्त, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? रक्त यानी कि ब्लड। ब्लड क्या होता है? यह एक तरल संयोजी भाग है। यह एक कैसा है? हाँ, मनुष्य में परिवहन तंत्र, मतलब ब्लड क्या करता है? ब्लड ही तो ऑक्सीजन को लाता ले जाता सब जगह। तो मनुष्य में परिवहन तंत्र किस प्रकार का होता है? बंद प्रकार का, क्लोज्ड सर्कुलर सिस्टम होता है। समझ गए? रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है बताओ? प्लाज्मा। प्लाज्मा कितने परसेंट होता है? 55%। रक्त कणिकाएं कितने प्रकार? 45। हो गया ना 100%। अच्छा, रक्त कणिकाएं हैं देखो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं ही ऑक्सीजन को ले जाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाती हैं। इनका जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन। और डब्ल्यूबीसी का कितना होता है? 3 से 4 दिन या 7 दिन, है ना। और इनको, आरबीसी को एक नाम और है, वैज्ञानिक नाम इरिथ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट। और डब्ल्यूबीसी एक सैनिक की तरह है, जैसे अपने घर के बाहर सैनिक लगे होते हैं, मतलब देश की रक्षा के लिए, उसी प्रकार शरीर की सुरक्षा के लिए सैनिक का काम कौन करता है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी काम क्या करता है? सैनिक का काम। यानी कोई भी बीमारी अंदर आएगी, अगर मुंह के अंदर चली भी गई, ब्लड तक पहुंच गई, तो ब्लड में कौन बैठा है? डब्ल्यूबीसी, फटाफट उसको मार के भगा देगा। ठीक। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स होती हैं। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? रुधिर का थक्का जमाना। रुधिर का थक्का जमाना, जैसे कहीं पे कट गए, है ना, शरीर फट गया, तो वहां पे क्या होगा? जल्दी जल्दी से आएंगी प्लेटें और सब फटाफट लग जाएंगी और ये थक्का बना लेंगी फाइब्रिनोजेन की मदद से। तो रुधिर का थक्का बनाने में मदद करती है प्लेटलेट्स, है ना। और रुधिर मतलब जल्दी से थक्का ना बने अंदर, ब्लड के अंदर, उसके लिए कौन सा प्रोटीन होता है? हिपेरिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है? और रक्त के कार्य पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? रक्त के क्या होता है? ब्लड का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेकर शरीर के ऊतकों तक ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को ऊतकों से लेकर के पुनः फेफड़ों तक लाना। दूसरा काम, पचे हुए भोजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। तीसरा, अपशिष्ट पदार्थों को यानी खराब पदार्थों को वृक्क यानी किडनी से छान करके, किडनी कितनी होती है? 2, वहां से छान करके बाहर निकाल देना। शरीर के तापमान को भी ब्लड क्या करता है? नियंत्रित करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला रक्त समूह। क्या पढ़ेंगे? आधी लड़कियां बोल ही नहीं रही, इनका खाके नहीं है यो कुछ क्या? प्रीतु, ये सब लोग क्यों नहीं बोल रहे? हुदा वगैरह ये सब देखो। रक्त समूह क्या पढ़ेंगे भैया? रक्त समूह माने ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे। रक्त समूह की खोज किसने किया था? कार्ल लैंड स्टीनर। रक्त समूह कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार। ए बी ए बी ओ, ए बी ए बी ओ। ओ क्या होता है? सर्व, सभी को दे सकता ब्लड। ए बी क्या होता है? सर्वग्राही, सर्वग्राही। हृदय, ये कहीं चीज बोल नहीं लगा। हृदय क्या है? हृदय पढ़ेंगे। हृदय मतलब हार्ट यानी दिल, है ना। यह एक पंपिंग अंग है। कैसा अंग है? जैसे हम लोग पंप से हवा भरते हैं, वैसे ये पंप करता रहता है, सिकुड़ता है फिर फैलता है, यानी अनुशीतलन करता है, प्रकुंचन करता है, फिर अनुशीतलन करता है ना। जब प्रकुंचन करता है तो ब्लड तेजी के साथ धमनियों में बहता है और शरीर के विभिन्न अंगों तक जाता है। जब आराम करता है तो सिराओं से वापस आता है। सही कि नहीं? यह हमारी मुट्ठी के बराबर होता है। जिसकी जितनी मुट्ठी होगी उसका दिल उतना ही होगा। अपनी अपनी मुट्ठी चेक करना, बांध करके उतना उतना होगा। इसका वजन कितना होता है? 300 ग्राम, है ना। 220 ग्राम किधर? दाएं, मतलब बाएं तरफ, 80 ग्राम दाएं तरफ। इसीलिए बाएं तरफ ज्यादा, अगर आप हाथ रखोगे तो बाएं तरफ जो है धड़केगा। इसके भी 4 भाग होते हैं। कितने भाग? 2 अलिंद, 2 निलय। हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 70 से 72 बार। बताओ दायां लिंद का काम क्या होता है? दायां लिंद शरीर से अशुद्ध रक्त महाशिरा द्वारा प्राप्त करती है और दायां निलय अशुद्ध रक्त को दाएं अलिंद से तिरुवल्ली कपाट के माध्यम से प्राप्त करता है। दायां निलय अशुद्ध रक्त को कहां भेज देगा? फुफ्फुस धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा फेफड़ों तक भेज देगा। फिर बायां लिंद, बायां लिंद क्या करेगा? बायां लिंद शुद्ध रक्त को फुफ्फुस शिरा की सहायता से फेफड़ों से
प्राप्त करेगा। फिर बायां निलय क्या करेगा, शुद्ध रक्त को द्विवल्नी कपाट के माध्यम से दाएं आलिन से प्राप्त कर लेगा, है ना। फिर बायां निलय क्या करेगा, शुद्ध रक्त को महाधमनी की सहायता से शरीर के विभिन्न अंगों तक भेज देगा। आइए धमनी और शिरा में अंतर पड़ेंगे, यानी आर्टरी और वेन्स में। धमनी माने मोटी और शिरा माने पतली, यानी नस जिसको बोलते हो, है ना। धमनी क्या होती है, धमनी रक्त को हृदय से दूर ले जाती है, शरीर के विभिन्न अंगों तक, हृदय से परे ले जाती है। शिराएं रक्त को हृदय की ओर लाती है। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। धमनियों में कैसा रक्त, शुद्ध रक्त का मतलब होता है ऑक्सीजन युक्त रक्त, और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। धमनी की भित्ति मोटी और लचीली होती है ना। शिराओं की पतली होती है, लची। और धमनी में क्या होता है, रक्त उच्च दाब के साथ बहता है, शिराओं में रक्त निम्न दाब के साथ वापस आता है। धमनियों में वाल्व नहीं होते हैं, क्योंकि इतने दाब के साथ बहता, वापस आने का कोई चांस नहीं है। शिराओं में वाल्व लगे होते हैं, क्योंकि वापस आने में कम ताकत होती है ना, तो इसलिए वाल्व लगे होते हैं कि जितना चढ़ाएगा उतना वापस ना जाने पाए, नहीं तो फिर दिक्कत होगी, बार बार ताकत लगानी पड़ेगी। अब हम लोग पढ़ेंगे रक्त दाब। क्या पढ़ेंगे, ब्लड प्रेशर, है ना। प्रवाह के समय जिस समय ब्लड धमनियों में बह रहा होता है, उस समय धमनियों की भित्ति पर लगाया जाने वाला दाब क्या कहलाता है, रक्त दाब। रक्त दाब को हम लोग एक यंत्र से मापते हैं, उसको, उस यंत्र का क्या नाम है, स्फिग्मोमैनोमीटर, रक्त दाब मापी, है ना। दो प्रकार का दाब लगाता है, एक प्रकुंचन दाब, एक अंशुचलन दाब। जब हृदय प्रकुंचित होता है यानी दबता है तो दाब लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रकुंचन दाब। ये होता है 120, है ना, क्या कितना होता है 120, हाँ ठीक, 120 एमएम एचजी, मिलीमीटर पारे का दाब। और जब अनुशीतलन दाब, जब हृदय आराम करता है तब वापिस आता, तो उसको हम लोग 80, कितना लगता है धमनियों में। तो ये दाब किसमें लगेगा, केवल और केवल धमनियों में, किसमें लगेगा, ठीक, कितना ही था। और आगे तक लिखा किसी ने, है और भी है क्या? हम लोग पढ़ेंगे पादपों में परिवहन। क्या पढ़ेंगे, यानी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। पादपों में परिवहन संवहन ऊतकों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, संवहन ऊतक कौन थे, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का क्या काम होता है, यह एक महत्वपूर्ण संवहनी ऊतक है जो पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल को और खनिज पोषक तत्वों को सीधे कहाँ ले जाता है, ऊपर तक, पेड़ पौधों में ऊपर तक ले जाता है, जड़ से ऊपर तक, यानी एक दिशा में ही ये काम करता है। फ्लोएम का काम क्या होता है, फ्लोएम ऊतक का यह एक जटिल सामान्य ऊतक है जो पत्तियों में बने भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है, और यह दोनों दिशाओं में काम करता है, क्योंकि भोजन बनेगा तो ऊपर भी ले जाना होगा, है ना, और नीचे जड़ों को भी ले जाना होगा, नहीं तो जड़ें सूख जाएंगी, भोजन जो भी नहीं पाएगा सूख जाएगा, मोटे से पतला हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वाष्पोत्सर्जन। जैसे मानव शरीर में पानी की मात्रा, पेशाब, ये सब चीजें हम लोग बाहर निकालते हैं, पसीने के रूप में पानी बाहर निकालते हैं, उसी प्रकार पेड़ पौधे भी अगर पानी ज्यादा खींच लेंगे तो सूख जाएंगे। पेड़ पौधा अगर तुम पानी रोज दे, कोई पौधा उसमें तुम पानी भरे रखो, है ना, तो सूख जाएगा अपने आप से। सूख जाएगा कि नहीं सूख जाएगा, अगर नहीं सूखता तो तालाब में कई पौधे होते बड़े बड़े, है ना, मोटे मोटे, लेकिन नहीं, पानी भरने से भी क्या होगा, वो सूख जाएंगे। तो इसलिए क्या होता है, अगर पानी ज्यादा हो गया पेड़ पौधे तो वो भी पानी को बाहर निकाल देते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें पौधे पत्तियों में से छोटे छोटे छिद्रों द्वारा अतिरिक्त पानी को, जिसको हम लोग छिद्र माने स्टोमेटा निरंध्र कहते हैं, उसकी मदद से जलवाष्प को कहाँ कर देते हैं, वायुमंडल में उसको छोड़ देते हैं, और इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। मानव का इसी प्रकार उत्सर्जन काम करता है। शरीर से हानिकारक व्यर्थ पदार्थों को निष्कासन करना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। भाई मानव का उत्सर्जित तंत्र, है ना, यानी किडनी वाला भी डायग्राम आप लोग बना लेना। कितने डायग्राम बनाने हैं, एक किडनी का हो गया, है ना, एक मानव हृदय का, है ना, बाकी बाकी तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक। ये एक बड़ा पार्ट था जिसका मैंने रिवीजन करा दिया है दोनों पार्ट में। धन्यवाद।